Hello, welcome back to Lit Up with Annie. My name is Annie, and today we are going to explore the Augustan age in the history of English literature. So, welcome to this series. If you haven't watched the other sessions in this series, the link to the entire playlist is there in the description box. तो आप वहाँ से क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. अब इस प्लेलिस्ट में सिर्फ मेरे वाले लेक्चर्स हैं, बट हम लोग ये एक जॉइंट वेंचर है वेर इन रवीश रत्नेश सर एंड आई वी आर मेकिंग these sessions together. So half of the sessions are being covered by him on his YouTube channel. तो आप वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. और प्लीज़ शो सम लव टू दिस वेंचर, क्योंकि अगर इसको कंटिन्यू करना है तो वी नीड टू सी कि रिस्पॉन्स आ रहा है और आप लोग देख रहे हो और आपको बेनिफिट हो रहा है इस चीज़ से. तो अपना कमेंट्स दिखाओ, शेयर करो, लाइक करो, कुछ तो करो, ठीक है. तो आज हम बात करने वाले हैं ऑगस्टन एज की. ऑगस्टन एज आता है आपका रेस्टोरेशन एज के बाद. कभी कभी ना रेस्टोरेशन एज से रोमांटिसिज्म, जैसे इस बुक में रेस्टोरेशन टू रोमांटिसिज्म इकट्ठे है, बट ऑफ कोर्स वी डिवाइड देम एंड ऑगस्टन एज को हम आज कवर करेंगे. कहानी जानना ना बड़ा ज़रूरी है जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं. तो हमने रेनेसां, मेरे साथ आपने रेनेसां लास्ट में 3 सेशंस में हमने किया था, और हमने देखा कि ट्यूडर्स उस टाइम पे थे, हेनरी VIII थे, फिर मैरी आई, मैरी द फर्स्ट, फिर एलिज़ाबेथ, उससे पहले किंग एडवर्ड, फिर एलिज़ाबेथ, फिर उसके बाद जेम्स द फर्स्ट आए, चार्ल्स द फर्स्ट आए. चार्ल्स द फर्स्ट की एग्जीक्यूशन हो गई क्योंकि प्यूरिटन्स आ गए. लास्ट में क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं था, ओलिवर क्रॉमवेल ऑल्सो डाइड, रिचर्ड क्रॉमवेल का लीडरशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. सो देयर वॉज रेस्टोरेशन दैट हैपेंड. रेस्टोरेशन ऑफ व्हाट? रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की. राजा वापस आ गए थ्रोन पे. पार्लियामेंटेरियन जो एक गवर्नमेंट बन गई थी वो हट गई. उस एज को हम कहते हैं रेस्टोरेशन एज. 1660 में वो होता है. ऑगस्टन एज को हम रफली स्टार्ट करते हैं 1700 से, ठीक है. तो 1700 से 1745, तो ये 45 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है इसको हम कवर करते हैं. तो पहले एक कहानी करते हैं, उसके बाद हम PDF पे जाएंगे, ठीक है. सो वंस अपॉन अ टाइम इन द लेट 17th सेंचुरी, इंग्लैंड ना बड़े पॉलिटिकल टर्मोइल में था. क्यों? कुछ राजा थे जिनको ओवरथ्रो किया जा रहा था, कुछ आइडियाज़ थे जो बहुत जल्दी चेंज हो रहे थे. तो एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हुआ था जिसको हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं. ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688. इसमें जो कैथलिक किंग जेम्स द सेकंड थे, इनको एग्जाइल में भेज दिया जाता है और उनकी जगह प्रोटेस्टेंट रूलर्स, अब क्वीन मैरी इनकी बेटी थी, प्रोटेस्टेंट थी वो, और उनके हस्बैंड थे विलियम, दोनों इकट्ठे रूल करने के लिए थ्रोन पे आ जाते हैं ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद. बिल ऑफ राइट्स 1689 में एक बिल ऑफ राइट्स पास होता है. इससे क्या होता है ना, पार्लियामेंट टुक कंट्रोल ऑफ द किंगडम्स डेस्टिनी. किंगडम अब कहाँ जाएगा, पूरा जो कंट्रोल है वो पार्लियामेंट ने ले लिया. अच्छा, प्यूरिटनिज्म जब आया ना, उसके बाद से मोनार्की या किंग जो है वो अकेला सोल पावरफुल इंसान नहीं था. अब धीरे धीरे किंग की जो पावर थी वो कम हो गई थी, पार्लियामेंट साथ में चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी. बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे सेट द स्टेज फॉर अ न्यू एज. अब ये न्यू एज जो थी ना, इट टॉक्ड अबाउट और इट प्रेफर्ड रीज़न ओवर इमोशंस. इसीलिए जब आप इसके राइटर्स देखोगे ना, जैसे पोप, खतरनाक हैं सारे. रीज़न ओवर इमोशन. ऑर्डर, बहुत डेकोरम चाहते थे वो, रूल्स चाहते थे अपनी वर्क्स में. तभी तो इसके बाद रोमांटिक एज आता है. ब्रेक अवे फ्रॉम ऑल द रूल्स. दे वांटेड ऑर्डर ओवर केओस. और राइटिंग में बहुत विट था, ठीक है. इस एज को हम कहते हैं ऑगस्टन एज, या फिर न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं. ऑगस्टन एज क्यों कहते हैं? एक्चुअली ऑगस्टस एक बहुत बड़ा एम्परर था, रोमन एम्परर था. उनकी एज में बहुत अच्छे राइटर्स आए, जैसे वर्जिल, हॉरेस,
तो कहते थे कि ऑगस्टस जो था, जो एम्परर था, ही लव्ड लिटरेचर एंड आर्ट एंड ही promoted it and it flourished at that point of time. इसीलिए इसको नियो क्लासिकल उसको कॉपी करते हुए या फिर ऑगस्टन एज भी कहते हैं. अब इंग्लिश इट सॉ themselves as the new Romans, creators of balance, creators of decorum and creators of civil society. उसके बाद जब मैरी विलियम के बाद क्वीन एन आती हैं थ्रोन पे 1702 में, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं. ब्रिटिश वॉज ऑलरेडी एम्ब्रॉयल्ड इन द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, बट एट होम एक लिटरेरी रेनेसां ब्लूम हो रहा था. जैसे कि जॉनथन स्विफ्ट, एक बहुत शार्प टंग्ड आदमी था जॉनथन स्विफ्ट. उन्होंने अजीबो गरीब वर्क्स लिखे हैं. जैसे जब आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या है. इन्होंने लिखा एक वर्क लिखा इन्होंने जो इतना विटी था. उसमें ये कहते हैं आओ और हमारे बच्चों को खा लो. इंग्लिश पीपल को कहते हैं कि हम बच्चे पैदा करेंगे, उनको 1 साल तक अच्छा खिलाएंगे, उसके बाद तुम आना इनको हमसे ख़रीदना और खा जाना. ये बहुत बड़ा विट था, ये बहुत बड़ा मॉकरी थी या सटायर था हम कह सकते हैं जॉनथन स्विफ्ट का. आयरिश थे वो, क्योंकि आयरिश इंग्लिश के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे. आयरलैंड बहुत गरीबी की तरफ जा रहा था. सो ही हैज़ मॉक्ड even those who blindly worshipped modernity and they neglected the classical wisdom. So other works of Jonathan Swift are like A Tale of a Tub या फिर The Battle of Books. और जिस वर्क की मैं बात कर रही हूँ वो है A Modest Proposal. नाम में देखो एक बहुत मॉडेस्ट सा प्रपोजल है आपको दे रहा हूँ. इसी डेकेड में आए द जीनियस अलेक्जेंडर पोप, इसीलिए हम इनको एज ऑफ पोप भी कहते हैं. इन्होंने एक वर्क लिखा एसे ऑन क्रिटिसिज्म. He urged poets to follow nature and follow classical rules. लेकिन इन्होंने सिर्फ एडवाइज नहीं किया, he actually dazzled. In 1712 he wrote The Rape of the Lock. Rape of the Lock एक mock epic work है. Rape, the word itself is a very big word. It sounds very serious, but when you read the work, rape actually indicates a theft. वो एक लड़की है बेलिंडा, उसके बाल चोरी हो गए. एपिक के फॉर्म में लिखा है, बहुत ग्रैंड है. म्यूज़ को इन्वोकेट किया है पोप ने. स्टाइल बिल्कुल एपिक की तरह है. लेकिन जब हम देखते हैं कि यार एपिक तो बहुत ग्रैंड थीम्स पे होता है ना, यहाँ पे बहुत ट्रिवियल थीम्स आ जाती हैं. जैसे बाल चोरी हो गए एंड शी इज़ बिजी इन हर फैशन, पाउडर, लिपस्टिक, ये वो, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दैट इज़ वाई मॉकरी है ये. इट्स अ मॉक एपिक. ठीक है. सो इट्स अ पोम दैट टर्न ट्रिवियल एरिस्टोक्रेटिक वैनिटी इनटू एपिक लाफ्टर. जो 18th सेंचुरी की एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, जो इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत महान मानती थी, इन्हीं के ऊपर फोकस रहता था उनका, उस चीज़ को इन्होंने मॉक किया है. एपिक लाफ्टर की तरह इमर्ज होता है. इसी टाइम पे बहुत सारे लंदन में ना कॉफ़ी हाउसेस खुल गए. अब लोग कॉफ़ी हाउसेस जाने लगे, पहली बार खुले. तो जब कॉफ़ी हाउस जाने लगे तो वहाँ पे मैगज़ीन्स, जर्नलिज़म का एक फ्लरिशिंग हुआ या शुरुआत हुई. तो दिस इज़ द एज 18th सेंचुरी जिसमें नॉवेल्स का इमर्जेंस हुआ, जर्नलिज़म का इमर्जेंस हुआ, कॉफ़ी हाउसेस इमर्ज हुए, सारी चीज़ें नई थी. तो एडिसन एंड स्टील का सबने नाम सुना होगा. उन्होंने अपने कुछ पेपर्स लॉन्च किए, जैसे स्पेक्टेटर, टॉटलर. एक डेली पेपर था जो नए मिडिल क्लास रीडर्स के लिए कुछ ना कुछ एडवाइस या कोई पॉलिटिक्स, कोई मोरालिटी, कभी कभी सिर्फ गॉसिप ये लोग लेके आ रहे थे. तो लोग और जाने लगे कॉफ़ी हाउसेस, पढ़ने लगे, डिस्कशन करने लगे आपस में. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई यहाँ पे, द यूनियन, द ग्रेट यूनियन एंड अ न्यू किंगडम. अभी तक ब्रिटेन था, इट वॉज नॉट ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन कब बनता है? जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं 1707 में. सो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दे साइंड अ यूनियन ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन फॉर्मिंग ग्रेट ब्रिटेन. लेकिन पॉलिटिकल बैटल्स तो चली रही थी. फिर क्वीन एन की डेथ हो गई इन 1714 एंड द स्टुअर्ट लाइन एंडेड. यहाँ पे आपकी स्टुअर्ट लाइन शुरू हुई थी जेम्स के साथ.
तो यहाँ पे अब स्टुअर्ट लाइन भी ख़त्म हो गई. इसके बाद जो नया एक हाउस आया थ्रोन पे वो था हैनोवेरियन किंग्स. हैनोवेरियन किंग स्टार्ट होते हैं जॉर्ज से. तो जॉर्ज द फर्स्ट जर्मन थे और बहुत कम इंग्लिश बोलते थे, वो थ्रोन पे आ गए. तो अब इसकी वजह से पार्लियामेंट को और पावर मिल गया, स्पेशली टू अ मैन नेम्ड रॉबर्ट वॉलपोल. इसने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया. ही बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. जो राइटर्स थे ना ऑगस्टन एज में, वो सिर्फ आर्टिस्ट्स नहीं थे, वो ऐसा कहते हैं कल्चरल वॉरियर्स भी थे. जैसे कि जॉनथन स्विफ्ट ने अपने पेन को यूज़ किया एज अ स्वॉर्ड, है ना, बिल्कुल शार्प विट, शार्प सटायर वो दे रहे थे. ही ऑल्सो लॉन्च्ड अ ग्रेट अटैक on human folly with Gulliver's Travel. Gulliver's Travels is a big time satire. It's a fantasy that exposed the pettiness of politics. कि यार ये सब क्यों? Pettiness of science, pettiness of human pride. वहीं पे जॉन गे थे, एक और राइटर, जिन्होंने आंसर किया विद बेगर्स ओपरा. 1728 में एक म्यूजिकल है ये ओपरा, लेकिन इस म्यूज़िकल ने रिडिक्यूल किया है गवर्नमेंट को, रिच लोगों को, और ओपरा को भी रिडिक्यूल कर दिया है. मीनवाइल वी हैड अलेक्जेंडर पोप, जो दिन प्रतिदिन बोल्ड होते जा रहे थे अपने राइटिंग में. अच्छा, पोप ना ही वॉज ऑफ अ स्मॉल स्टैचर, ही हैड सम प्रॉब्लम इन हिज स्पाइन, तो छोटे रह गए, हाइट नहीं बढ़ी. उसकी वजह से सोसाइटी में उनका बहुत मजाक बनाया गया जहाँ वो जाए करते थे. शायद पोप ने ना वो बहुत सहा है दिस रिडिक्यूल. आई थिंक वो एक इनके वर्क्स में अगर आपको कभी कड़वाहट नज़र आए तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज हाउ ही वॉज ट्रीटेड इन द सोसाइटी. सो पोप वॉज गेटिंग बोल्डर डे बाय डे. 1730s में इन्होंने एक वर्क पब्लिश किया, एसे ऑन मैन. एक पोएटिक फिलॉसफी थी अबाउट अ मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स. सो ही सेड वॉट एवर इज़ राइट. और ये एक ऐसी लाइन थी जिसने एडमायरेशन भी स्पार्क किया और डिबेट भी लेके आए. वॉट एवर इज़ राइट, ही सेड. तो ये टाइम था जब सटायर, विट और इस तरह की राइटिंग्स आ रही थी. इट रूल्ड लिटरेचर. राइटर्स होरेस को या जुवेनल को इमिटेट कर रहे थे, बैलेंसिंग ग्रेसफुल आयरनी विद बाइटिंग सार्केज़म. लेकिन डीपर गोल क्या था? To improve society through laughter, critique and moral reflection. इसी टाइम पे ऐसे नॉवल का बर्थ होता है. ठीक है. पोइट्री और एसेज तो चल ही रहे थे, बट दे वरंट इनफ. तो अराउंड 1719 आए डैनियल डेफो, जिन्होंने लिखा रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन क्रूसो इज़ अ टेल ऑफ सर्वाइवल, सेल्फ रिलायंस, कोलोनियल एडवेंचर. बहुत पॉपुलर हुआ. इट मार्क्ड द बर्थ ऑफ इंग्लिश नॉवल. Soon came Moll Flanders, 1722, full of crime, full of repentance, full of survival. और 1740 में आए सैमुअल रिचर्डसन. उन्होंने अलग तरह के एक वर्क्स लेके आए, जैसे कि पामेला, तो एपिस्टलरी फॉर्म, नॉवेल्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, पामेला, क्लैरिसा. ठीक है. पामेला की पैरोडी को इमिटेट करते हुए एक वर्क लिखा हेनरी फील्डिंग ने, जोसेफ एंड्रयूस. मतलब हाँ, उसकी इमिटेशन में लिखा था कि ये पामेला का भाई है, जोसेफ एंड्रयूस. सो इट्स फिल्ड विद अर्दी ह्यूमर एंड यू नो इट्स रोबस्ट स्टोरी टेलिंग ऑल्सो. फाइनली द कर्टन्स फॉल. 1737 में क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रू टायर्ड. यार बस करो, इतना मॉकरी हो गया, बस बस बस. तो लाइसेंसिंग एक्ट पास हो गया. अब से जितने भी प्लेज थे they had to be approved. जो फ्री स्पिरिट थी स्टेज की, it was tamed. तो 1740s तक दो जो बड़े टाइटन्स थे इस एज के, सैमुअल अलेक्जेंडर पोप, he died in 1744. जॉनथन स्विफ्ट died in 1745. और यहीं से it's very symbolic of how the age ends. You know, Jonathan Swift,
He was locked in silence and madness, and that's how he died. That same year, Jacobite rebellion tried to restore Stuarts. Jacobite rebellion जो है वो स्कॉटलैंड में शुरू हो गया था. स्कॉटिश पीपल चाह रहे थे कि हम अपने राजा को बिठाएं, क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन तो हो गया, लेकिन सिर्फ इंग्लिश राजा आ रहा था या कोई और, तो वो चाह रहे थे हमारा स्कॉटिश राजा बने, दोनों का राजा. तो वो चाह रहे थे कि स्टुअर्ट को रिस्टोर करना, लेकिन दे फेल्ड. बहुत भयंकर फेलियर था, बहुत बड़ी अपराइजिंग थी ये. जैकोबाइट रिबेलियन बहुत बड़ा रिबेलियन था. सो द ऑगस्टन ड्रीम जो था ऑफ ऑर्डर, ऑफ रिस्ट्रेंट, इट वॉज फेडिंग. And so the curtains closed on the Augustan age, an era of satire, an era of symmetry, civility. Its writers turned wit into weapon, critique into art, and this helped shape the modern literary world. ठीक है, तो इस एज में reason was the guiding light, past was the model, classical, literature was the mirror of manners and morals. ठीक है, तो ये एक स्टोरी की फॉर्म में हो गया आपका ऑगस्टन एज. अब हम डिटेल में करते हैं फ्रॉम द PDF. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अलेक्जेंडर पोप, एंड बिकॉज ही इज़ द मेजर राइटर ऑफ दिस एज. ही वॉज बॉर्न इन 1688. 1 minute. Yeah. So he was born in 1688. He passed away in 1744. We saw that. A Catholic in a Protestant dominant England, and he faced social exclusion also. So he suffered from, as I told you, कुछ spine में इनकी problem थी, Pott's disease कहते हैं, resulting in poor health throughout life. He was reclusive due to illness. He was deeply involved in social and political circles. बहुत ज़्यादा involved थे. Social circles थे इनके, political circles थे. जॉन ड्राइडन से बहुत इन्फ्लुएंस थे, उन्हीं की तरह, इसलिए इनकी राइटिंग भी है. बट ऑफ कोर्स ही बिलोंग टू द लेटर जनरेशन. इनका मेजर वर्क्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711, नेचर और डेकोरम को सेलिब्रेट करते हैं. इनकी फेमस लाइन है, ट्रू विट इज़ नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड, व्हाट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड. ब्यूटिफुल लाइन्स हैं एसे ऑन क्रिटिसिज्म में भी और एसे ऑन मैन में भी. The Rape of the Lock, mock epic poem है, satirizing a trivial social quarrel. Paradox use किया है, wit use किया है, to expose this aristocratic vanity, triviality of 18th century. Belinda का एक छोटा सा hair become a cosmic symbol, वो अच्छा स्टार भी बन जाता है लास्ट में. Fair tresses man's imperial race and snare. फिर है The Dunciad, mock heroic satire है, attacking literary mediocrity, और इसमें सेंट्रल फिगर है डलनेस. डंसियड का मतलब ही है डलनेस, सिंबलाइजिंग कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डीके. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सी नाउ व्हाट डलनेस एंड हर सन्स एडमायर. फिर आता है एसे ऑन मैन. इट्स अ फिलोसॉफिकल पोम ऑन मैन्स प्लेस इन द यूनिवर्स. ये कंक्लूड होती है विद वॉट एवर इज राइट, सजेस्टिंग डिवाइन ऑर्डर एंड ऑप्टिमिज्म. An epistle to Dr. Arbuthnot, पर्सनल और सटायरिकल रिफ्लेक्शन है ऑन राइटिंग, ऑन क्रिटिक्स एंड ऑन फ्रेंड्स. तो बहुत लोगों को सटायराइज किया है पोप ने. पोप के बारे में कोई कुछ कह देता था ना, तो उनको लगता था कि सटायराइज ही हो रहा हूँ मैं. उनको ये भर भर के सटायराइज कर देते थे अपने वर्क्स में. इन्होंने मॉरल एसेज लिखे, फिर इमिटेशंस ऑफ हॉरेस लिखा, होमर को ट्रांसलेट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन्होंने इलियड और ओडिसी की ट्रांसलेशंस की हैं, और एक एडिशन ऑफ शेक्सपियर भी इन्होंने लिखा है. फ्लॉड, इन्फ्लुएंशियल बट कंसिडर्ड फ्लॉड. सो ही वॉज अ मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट. क्या होता है हीरोइक कपलेट? 2 लाइन्स होती हैं. कपलेट होता है, दोहे नहीं होते जैसे कबीर के दोहे होते हैं, वैसे वो है हीरोइक कपलेट, बट ऑफ कोर्स हीरोइक इन कंटेंट. ही रोट इन न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन. मतलब बैलेंस था, सिमेट्री था, ऑर्डर था इनके वर्क, इनके राइटिंग में. सटायर, मॉरल रिफ्लेक्शन, मॉक एपिक, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ विट है, एपिग्राम्स है, और बहुत मेमोरेबल एफोरिज्म्स इन्होंने लिखे हैं. ठीक है, मूविंग ऑन टू जर्नलिज्म. तो जर्नलिज्म का, एज आई टोल्ड यू, बर्थ हुआ 18th सेंचुरी में. इट फ्लरिश्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ द प्रिंट मार्केट इन द अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड. जो मिडिल क्लास था, इट बिकेम द प्राइमरी रीडरशिप.
मिडिल क्लास लोग बड़े कॉफ़ी हाउसेस जा रहे हैं और ये सब इन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई डेली और वीकली न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स की। प्रिंटेड वर्ड बिकेम पावरफुल सोशल एंड कल्चरल इंस्ट्रूमेंट, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, क्लास वैल्यूज़। गॉसिप पे भी आने लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कि शहर में क्या चल रहा है। कॉफ़ी हाउसेस, जेंटलमैन्स clubs in London were hubs for reading and discussing these journal literature. तो it catered to every kind of audience, urban हो, literate हो, middle brow readers हो, जिनका इंटरेस्ट था मैनर्स में, मॉरल्स में, लिटरेचर में या सिविक लाइफ में। तो नोटेबल जर्नल्स और मैगजीन्स, द टॉटलर 1709 से 11, रिचर्ड स्टील इसके फाउंडर थे। इसमें न्यूज़, गॉसिप, कमेंट्री सब था। इट एम्ड टू सिविलाइज कॉन्वर्सेशन एंड टू रिफाइन सोशल मैनर्स। द स्पेक्टेटर के दोनों ने आके मिलके किया। 11 से 12, फिर ब्रीफली 14 में दोबारा रिवाइव हुआ। इट इंट्रोड्यूस द फिक्शनल क्लब विच वॉज लेड बाय सर रॉजर डी कॉवरली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनलिवन मोरालिटी विद विट and to temper wit with morality. Promoted a balanced, witty and moral viewpoint, and it often preferred observation over activism, एक detached और एक refined world view. Gentleman's Magazine 1692 से 1694, ये पहला जनरल इंटरेस्ट मैगजीन था एंड इसको हम अर्ली मॉडल भी कहते हैं बाकी मैगजीन्स के लिए। जेंटलमैन्स मैगजीन ये अलग है, 1731 से 1914, लॉन्गेस्ट रनिंग एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैगजीन ऑफ द पीरियड। द ग्रब स्ट्रीट जर्नल 1730 से 1737। हैक राइटर्स, ग्रब स्ट्रीट वॉज नोन फॉर दिस पुअर। हैक राइटिंग क्या होती है? पैसे के लिए किसी और के लिए लिखना। हैक राइटर्स, लिटरेरी मीडियोक्रिटी। तो ग्रब स्ट्रीट एक सिंबल बन गया विद लो क्वालिटी राइटिंग। फिर आया मंथली रिव्यू, गेन इन्फ्लुएंस लेटर इन द 18th century एज अ मेजर लिटरेरी रिव्यू मैगजीन। एक चीज़ जो आपका होमवर्क रहेगा, आपने इन सब मैगजीन्स के जिस पे फाउंडर नहीं लिखा है वो देखना है, जैसे ये, ठीक है। मंथली रिव्यू, ठीक है, ये आ गया। रिव्यू ये डैनियल डेफो का था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जर्नल्स। डेफो ने पोलेमिक व्यूज़ दिए। पोलेमिक मतलब जैसे डिबेट राइटिंग होती है ना, उस तरह के, ऑन ट्रेड, ऑन पॉलिटिक्स, ऑन मर्केंटलिज्म, एंड इट इज़ नोन फॉर अर्ली डिस्कशंस ऑन मनी। ठीक है, इकोनॉमिक जर्नल था क्योंकि लिबर्टी, कैपिटलिज्म। द मर्केटर, ऑल्सो एडिटेड बाय डेफो, अ ट्रेड जर्नल विच फोकस्ड ऑन कॉमर्स। इसमें भी इकोनॉमिक कॉमेंट्री थी। तो मेजर राइटर्स जो थे जर्नलिज्म के वो थे एडिसन, स्टील, डैनियल डेफो, अलेक्जेंडर पोप एंड डॉक्टर जॉनसन। बोथ एंगेज्ड एक्टिवली इन पीरियोडिकल राइटिंग। ये लोग कंट्रीब्यूट करते थे बहुत सारे जर्नल्स के लिए। और डॉक्टर जॉनसन ने तो आइडलर, द एडवेंचरर, द रैम्बलर पे भी काम किया बाद में। टेंशंस एंड कंट्रोवर्सीज क्या थी? डिस्पाइट इट्स डेकोरस टोन, बहुत अच्छा टोन था, सब कुछ था। जर्नलिज्म यूजुअली एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स या लिटरेरी डिबेट्स में शामिल हो जाती थी। सो राइटर्स लाइक लिबेल सूट्स, सेंसरशिप एंड इम्प्रिजनमेंट। इन्होंने मतलब जो राइटर्स लिखते थे उन पे रिस्क आ जाता था इन सारी चीज़ों का, सेंसरशिप का, आपके ऊपर सूट भी फाइल हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो जर्नलिज्म बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर फैक्शनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, फिर इसके बावजूद इसके अलावा जो चीज़ हुई यहाँ पे वो हुई स्कॉटिश इनलाइटनमेंट। स्कॉटिश राइटर्स बहुत सारे आए, वो अपनी लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते थे। सो 18th सेंचुरी एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो ग्लासगो में शुरू हुआ, एडिनब्रा में। फिलोसॉफिकल रीजनिंग, साइंटिफिक मेथड पे इनका फोकस था। इंटरडिसिप्लिनरी था नेचर में, मतलब इट वॉज नॉट जस्ट लिटरेचर, दे वर टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड इवन जियोलॉजी। इसमें मेजर फिगर्स कौन थे? डेविड ह्यूम, इन्होंने वर्क लिखा द ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर।
एडम स्मिथ, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर इकोनॉमिक्स में, वेल्थ ऑफ नेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने फ्री ट्रेड को एम्फसाइज किया है। थॉमस रेड, इन्होंने कॉमन सेंस फिलॉसफी को एडवोकेट किया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका फाउंड हुआ इस टाइम पे एज अ सिंबल ऑफ इंटेलेक्चुअल सिस्टमेटाइजेशन। फिर इस टाइम पे आते हैं डायरिस्ट्स। स्कॉटिश एनलाइटनमेंट के टाइम पे ही डायरिस्ट्स आते हैं। डायरिस्ट्स कौन थे? दो मेजर डायरिस्ट्स हैं, सैम्यूल पेपीस और एवलिन, जॉन एवलिन। सैम्यूल पेपीस की जो डायरी है, इट स्पैन्स फ्रॉम 1660 टू 1669, रिटन इन अ पर्सनल शॉर्ट हैंड, लेकिन डिकोड बाद में हुई, 1825 में जाके डिकोड हुई। उन्होंने इतना भयंकर कोडिफाई कर दिया था अपनी डायरी को कि लोग डिकोडिफाई नहीं कर पा रहे थे इसको। सो इट ऑफर्स वेरी रिच डिटेल्स हमें रेस्टोरेशन लर्न, क्योंकि 1660 से 1669 का टाइम पीरियड इन्होंने स्पैन इसमें लिखा है। थिएटर्स के बारे में लिखा है, लव अफेयर्स के बारे में है, गवर्नमेंट वर्क के बारे में है, और मेजर इवेंट्स जैसे ग्रेट प्लेग आया था उस टाइम पे, ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुई थी, उनके बारे में। और एवलिन ने भी चीज़ें लिखी हैं, बट ऑफ कोर्स दोनों ने अपने अपने तरीके से लिखी हैं। इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली ही पब्लिश्ड इन 1818, इनका भी बाद में पब्लिश हुआ। सिमिलर इवेंट्स को कवर किया है इन्होंने भी, ग्रेट फायर को, प्लेग को, कंसिडर्ड मोर मेजर्ड एंड मॉरलिस्टिक दैन पेपीस। तो ये दोनों का स्टाइल कैसा था? पेपीस का लाइवली था, इनका रिफ्लेक्टिव था, कोडेड लिखा था इन्होंने। डे बाय डे, पेपीस ने डे बाय डे लिखा, लाइव जर्नल, और ये मेमोआ स्टाइल में है एवलिन का। इवेंट्स कवर्ड प्लेग, फायर, थिएटर, ये इन्होंने फायर, कल्चरल ऑब्जर्वेशंस, और टोन पर्सनल, अर्दी, ये एथिकल, सिविक माइंडेड। तो डायरिस्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड आवर रेस्टोरेशन एथोस, सब्जेक्टिव नरेशन, ग्रोथ ऑफ प्राइवेट राइटिंग प्रैक्टिसेस। लेटर्स भी, जैसे लॉर्ड चेस्टरफील्ड के लेटर्स बहुत फेमस हुए इस टाइम पे। चेस्टरफील्ड ने ना अपने बेटे के लिए लिखे थे, तो वो एक मैनुअल बन गया कि कैसे मैनर्स होने चाहिए। तो ही हैज़ टॉट एलीट बिहेवियर, डेकोरम एट्सेट्रा। क्रिटिसाइज़ किया था जॉनसन ने इसको, इन्होंने लिखा, दे टीच द मॉरल्स ऑफ अ होर एंड द मैनर्स ऑफ अ डांसिंग मास्टर। जॉनसन इज़ जॉनसन आफ्टर ऑल। ठीक है। एपिस्टलरी फिक्शन का बर्थ हुआ, लेटर राइटिंग कल्चर शुरू हुआ, तो आगे चल के रिचर्डसन ने नॉवेल्स लिखी इन दैट फॉर्म। एडवर्ड गिबन, अनदर नेम, द थर्ड नेम इज़ एडवर्ड गिबन। उन्होंने हिस्टोरिकल राइटिंग की है, तो हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ मॉरल एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, 6 वॉल्यूम्स में है ये, हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशंस के टाइम पे इन्होंने लिखा था, और इट पैरल्स रोम्स एंग्जाइटीज़। फिर आता है बर्थ ऑफ नॉवल। तो नॉवल जो है वो ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ फ्रॉम अर्लियर ट्रैवल नैरेटिव्स टू यूटोपियन फिक्शन टू अदर पिकरेस्क टेल्स। जैसे कि अगर हम प्रेसिडेंट्स की बात करें तो ऐसा नहीं अचानक से शुरू हो गई जी नॉवल राइटिंग, ऑलरेडी लोगों ने लिखा था। जो प्रीकर्सर हम मानते हैं नॉवल राइटिंग को, ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवल, यूटोपिया बाय टॉमस मोर, तो दिस गोज बैक टू एज ऑफ चॉसर। सर जॉन मैंडेविल, उन्होंने ट्रैवल्स लिखी थी। जो ट्रैवल्स जो थी वो टोटली फिक्शन, टोटली नॉन फिक्शन नहीं था, फिक्शन मिक्स था उसमें। ठीक है। सो शिफ्ट इन लिटरेरी कंसर्न्स, अब रेनेसां का कंसर्न था एक्सप्लोर करना, डिस्कवरी, है ना, क्योंकि मैन वॉज वेरी क्यूरियस उस टाइम पे। अब यहाँ पे कंसर्न्स चेंज हो जाते हैं, मॉरल इंस्ट्रक्शन, सोशल कमेंट्री है, मिडिल क्लास राइज हो रही है, तो मिडिल क्लास को सिखाना पड़ेगा वैल्यूज़, ऑर्डर, प्रोप्राइटी, उन सब थीम्स पे इन्होंने नॉवेल्स लिखी। एफ्रा बेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, राउटलेज राइटर्स ने इनको मदर ऑफ फिक्शन कहा है। इफ वी कॉल अदर novel writers of this age as either the precursors or those who have founded this genre, तो एफ्रा बेन का नाम आना ही चाहिए। इन्होंने अर्लीस्ट फिक्शन लिखा था 1688 में, ओरुनो को।
पूरा नॉवल फॉर्म में है ये. इट्स अ टेल ऑफ अ नोबल अफ्रीकन प्रिंस who is enslaved in Suriname. It highlights anti-colonial themes, Christian hypocrisy, and the idea of noble savage. Afra Ben, one of the first professional female writers, long neglected. Why? Because she was a woman. और इनको immorality अलग अलग accusations दे दी. ठीक है, she was a spy and ये वो, but immorality है, ये है. She wrote over 17 plays and 30 fictional works. शी प्री डेटेड डेफो. तो डेफो अगर फादर हैं तो इनको तो मदर, ग्रैंड मदर बोलना चाहिए. इनके अलावा डेलर रिवियर मैनले एंड एक और राइटर थी जिन्होंने द न्यू एटलांटिस 1709 में लिखा. पॉलिटिकल सटायर है, फिक्शनल फॉर्म में, स्कैंडलस, सेक्शुअली वेरी एक्सप्लिसिट. सो इसमें अटैक किया है फिगर्स लाइक जॉन चर्चिल, लेडी कास्टलमेन को. Another work of her was The Secret History of Queen Zara. ये अर्ली एग्जाम्पल है ऑफ कीड पॉलिटिकल एलिगरी. इनके वर्क को भी सेंसरशिप दिया बहुत कि आपने इतनी खतरनाक चीज़ों को एक साथ ट्रीट कर दिया. रेप, इंसेस्ट, होमोसेक्सुअलिटी, लोग एक एक करके अपने वर्क्स में करते हैं. फिर आए डैनियल डेफो और रियलिस्टिक नॉवेल्स ये लेके आए. ही इज़ कॉल्ड द पायनियर ऑफ रियलिज्म इन नॉवल राइटिंग. रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर्स, रोक्साना इनके वर्क्स हैं. डिटेल में हम ऑफ कोर्स बाद में करेंगे. नॉवल एज मॉरल इंस्ट्रक्शन. सो द नॉवेल्स बिकेम टूल्स फॉर कि मोरालिटी सिखानी है. विमेन रीडर्स को एजुकेट करना पड़ेगा क्योंकि विमेन रीडरशिप बढ़ रही थी. एक्सप्लोरिंग आइडेंटिटी एंड सेल्फहुड. तो यहाँ पे आप ना कैरेक्टर्स देखोगे फीमेल के कैसे कैसे हैं. बट देन मॉल फ्लैंडर्स इज अ टिपिकल, नॉट अ टिपिकल वुमन, फर्स्ट पर्सन स्टोरी ऑफ अ क्रिमिनल वुमन जो ऑफ कोर्स रिफॉर्म हो जाती है. जॉनथन स्विफ्ट ने सटायर लिखा, गुलिवर्स ट्रैवल, अ मॉडेस्ट प्रपोजल. और इनकी थीम्स हैं जैसे कोलोनियलिज्म, जेंडर, पावर, सटायर, सेंटिमेंट, राइज ऑफ मिडिल क्लास वैल्यूज़. तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ पे फाउंड हुआ था 1694 में, symbolizing economic rationality and rise of mercantilism. तो जो नॉवल है एज मिडिल क्लास जॉनर एम्फोसाइज्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्रिश्चियन मोरालिटी, ये सारी थीम्स अब नई नई आ रही थी. ठीक है, तो जो नॉवल है इट emerges as a powerful literary form here in the 18th century. Realism, psychological depth, social critique. Afra Ben, Manley, Daniel Defoe, Swift, Richardson, Fielding. उसके बाद आते हैं रिचर्डसन. तो एक कुछ राइज ऑफ लव स्टोरीज बोल सकते हैं हम लोग. ही हेल्प्ड एलिवेट लव स्टोरीज इनटू सीरियस मॉरल फिक्शन. इनका जो इनिशियल इंटेंट था पामेला के साथ वॉज टू राइट मैन्यूअल ऑफ लेटर राइटिंग, लेकिन वो एक फुल फ्लेजेड एपिस्टलरी नॉवल बन गई. तो पामेला, क्लैरिसा इनका मास्टरपीस है. अभी कहानी नहीं बताऊंगी, कहानियाँ बाद में करेंगे. हेनरी फील्डिंग ने एक रिस्पॉन्स लिखा, मॉक किया रिचर्डसन को. शामिला लिखा पहले, फिर लिखा जोसेफ एंड्रयूज. टॉम जोन्स एक पिकरेस्क वर्क है. पिकरेस्क जिसमें एक ग्रोथ हो रही है, एक रोग हीरो है, उसका पूरा ग्रोथ दिखाया है. एंटी हीरो इन जॉनथन वाइल्ड द ग्रेट, ये आपको मिलेगा, जिसमें वॉलपोल की गवर्नमेंट को सटायराइज किया है. कोडेड एज न्यूगेट विद मास्क ऑन. देर वर ऑल्सो सम निग्लेक्टेड फीमेल राइटर्स जिन पर ध्यान नहीं दे रहे थे लोग, जैसे एलिजा हेवुड एंड सारा फील्डिंग. एलिजा हेवुड ने लिखा था बेट्सी थॉटलेस. बेट्सी बिकेम अ वेरी important heroine, I should say, not famous, early realistic heroine, not idealized like Pamela. Pamela Clarissa तो बहुत idealized women characters हैं. She suffers due to her own flaws, thoughtlessness, not male scheming. Sarah Fielding ने लिखा David Simple. It's a quest for true friendship. इसमें भी it lacks comedy but psychological depth है. फिर इसके अलावा we had Oliver Goldsmith, पोइट्री भी लिखते थे, बट विकार ऑफ वेकफील्ड भी लिखा है एक नॉवल. सर्वेंटीज का डॉन क्विहोटे एंड द इंग्लिश नॉवल. तो सर्वेंटीज एक मेजर इन्फ्लुएंस बना
रेस्टोरेशन के बाद. इंस्पायर्ड मॉक, रोमांस, सटायर एंड पिकारेस्क. तो जैसे कि शार्लेट लेनॉक्स ने एक वर्क लिखा था द फीमेल क्विहोटे 1752 में, एक कॉमिक इन्वर्जन विद अ डिल्यूडेड हीरोइन. ये एराबेला होती है इसमें, टेक्स नॉवेल्स टू सीरियसली एंड एक्सपेक्ट्स रोमांटिक हीरोइज्म एवरीवेयर. शी वॉज ऑल्सो अ शेक्सपियरियन स्कॉलर, शार्लेट लेनॉक्स. ठीक है, तो ये आ गई रिचर्डसन, फील्डिंग और कुछ लेडी नॉवलिस्ट्स. विल स्टॉप हियर. नेक्स्ट में विल मूव ऑन टू सैमुअल जॉनसन. ठीक है, तो इट्स नॉट कम्प्लीटेड. एक और क्लास हम करेंगे इसमें, उसके बाद हम लोग MCQs. ओ, आपको MCQs के वो नहीं किए मैंने, आंसर्स. आप लोगों में से किसी ने लिखे ही नहीं आंसर्स, तो आई थॉट कि आप लोगों ने शायद अटैम्प्ट ही नहीं किए. अगर अटैम्प्ट किए हैं तो प्लीज़ कुछ लिखो कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको आंसर्स डाल दूँगी इसमें. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर. शो सम लव अगेन. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. एंड नेट वालों अच्छे से पढ़ो. अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो. थैंक यू. बाय बाय.